बाहर से एक कमरे का, अंदर से 151 कमरे का ससुराल। सुबह का समय था। पूरा परिवार घर के बाहर बैठा हुआ था। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी कुछ पड़ोसिनें वहां से गुजरती हैं। अरे सीमा जी, इनकी हालत तो देखो। ये आलोक जी की फैमिली एक ही कमरे में कैसे रहती है यार। I mean, उसी एक कमरे में इनका बेड है, उसी में किचन और उसी में वॉशरूम। सही में यार, जितना बड़ा इनका ये पूरा घर है ना, उतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। हम तो ऐसे एक दिन भी ना रह पाए। और मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि कल को जब इनके छोटे बेटे आर्यन की शादी होगी तो ये लोग उस बेचारी नई बहू को कहाँ रखेंगे। मुझे तो लगता है ये लोग छत पर झूला बांध कर सोएंगे। सच में यार, बहू भी एक कमरे का ससुराल देखकर भाग जाएगी यहाँ से। दोनों हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। पूरा परिवार ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। मॉम, रोज रोज इन लोगों के ताने सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरा परिवार अपने छोटे से कमरे में आ जाता है। कमरे की हालत बहुत खराब थी। सामान इधर उधर फैला हुआ था। एक कोने में छोटा सा गैस रखा था जिसके पास राशन के कुछ खाली डिब्बे थे। दूसरे कोने में एक पर्दा लगा था जहां बाथरूम बना था। मैं तो पक गई हूँ इस एक कमरे वाले घर से। मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो हर कोई हमारी बेइज्जती करने लगा है। कोई हमें कुछ समझता ही नहीं है। भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। आसपास के लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं कि बस इनके पास तो एक ही कमरा है। कितने ताने मारते हैं, कितनी गालियां सुनाते हैं हमें। तभी आलोक जी कमरे के एक कोने में रखी एक बहुत ही पुरानी जंग खाई हुई सी लोहे की अलमारी को देखते हैं। अरे बोलने तो लोगों को जो बोलना है, सबको ताने मारने दो। इन लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि जंग लगी अलमारी के पीछे क्या है। सही कह रहे हैं आप। किसी को सपने में भी शक नहीं होगा कि बाहर से एक कमरे के दिखने वाले इस घर के पीछे 151 कमरों का वो सीक्रेट राज छुपा है। पूरा परिवार उस अलमारी को देखकर मुस्कुराता है। दोपहर का समय था। जानवी के पिता अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां दीपक आता है। देख रमेश, तू मेरा पुराना दोस्त था, इसलिए मैंने तुझे वो पैसे दे दिए थे। लेकिन अब तू क्या कर रहा है यार? ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। तेरी औकात भी नहीं बची है अब तो मेरे पैसे देने की। अरे यार, तू तो दोस्त है ना, मेरी मजबूरी समझ। मैं बीमार रहता हूँ, घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं तेरा पैसा लेकर भाग थोड़े रहा हूँ। तू तो इतना बड़ा बिल्डर है, तुझे क्या जल्दी है पैसों की? बस थोड़ा टाइम दे दे, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी दीपक का बेटा रॉकी वहां आता है। चिल डैड, चिल। आप क्यों अंकल जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? अंकल जी, मैंने डैड को कई बार बोला है कि इस कर्जे को हैंडल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बस अपनी वो खूबसूरत बेटी जानवी की शादी मुझसे करा दो। डैड आपका सारा कर्जा माफ कर देंगे। न हमें दहेज चाहिए, न कुछ और। दीपक, अपने इस आवारा बेटे को समझा ले। ये मेरी बेटी को सड़क पर भी परेशान करता है। अरे मैं क्या समझाऊं उसे? मेरा बेटा कोई गलत बात थोड़े कर रहा है। या तो तू मेरे पैसे दे दे या अपनी बेटी की शादी इससे कर दे। जानवी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। दीपक और रॉकी वहां से चले जाते हैं। रमेश दुखी होकर घर के अंदर आता है। पापा, आप रोज रोज उस दीपक अंकल की ये बकवास क्यों सुनते हो? वो हमेशा ऐसी गंदी बातें क्यों करते हैं? क्या करूं बेटी, जब तू छोटी थी तब मैं और दीपक बहुत अच्छे दोस्त थे। उस टाइम उसका बेटा रॉकी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने जोश जोश में उससे वादा कर दिया था कि जानवी की शादी रॉकी से ही करवाऊंगा। अब वो लालची इंसान उसी बात को पकड़ कर बैठ गया है। पापा, तब हम बच्चे थे। अब वो रॉकी एकदम छपरी और कबाड़ी हो गया है। दिन भर शराब पीता है, लड़कियों पर गंदे कमेंट करता है। मैं उस लीचड़ इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। आप प्लीज कुछ भी करके उसका कर्ज चुका दीजिए। ठीक है बेटी, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसका कर्जा उतार दूंगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। रमेश कर्जा नहीं चुका पाता। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन वो जानवी के कमरे में आता है। जानवी बेटी, मेरी बात मान ले, तू उस रॉकी से शादी कर लेना। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, वो मुझे हर जगह बेइज्जत करता है। और देख, रॉकी शराब ही तो पीता है, कोई मर्डर तो नहीं किया उसने। और वो तुझसे प्यार करता है, तुझे खुश रखेगा। तू अमीर घर में रहेगी। मुझसे अब ये कर्जे का बोझ झेला नहीं जा रहा है। अगर तूने हाँ नहीं की ना बेटी, तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मुझे बचा ले बेटी। पापा, कर्जे की बात है ना, तो वो मैं खुद देख लूंगी।
मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी, पैसे कमाऊंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उस कमीने शराबी के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जानवी ये बोलकर वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। जानवी अपने घर लौट रही थी। मैं अभी पढ़ी लिखी हूँ, कोई ना कोई ढंग की जॉब तो मिल ही जाएगी। एक बार जॉब लग जाए फिर मैं लोन लेकर उस दीपक का सारा पैसा मुंह पर मारूंगी, फिर वो रॉकी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। तभी रॉकी वहां आ जाता है। हाय जानवी, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? देख, एक बहुत ही मस्त ऑफर है, तू चुपचाप मुझसे शादी कर ले। मैं डैड को बोलकर तेरे बाप का सारा कर्जा माफ करवा दूंगा। हम दोनों मस्त फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे। रास्ता छोड़ रॉकी। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। डैड का कर्जा नहीं दिया ना तेरे बाप ने, तो तुझे तो मैं घर से उठा कर ले जाऊंगा। तू एक नंबर का लीचड़ और घटिया इंसान है रॉकी, दूर रह मुझसे। तेरी ये मजाल, अब तो मैं तुझसे जबरदस्ती शादी करूंगा। जानवी, देख लूंगा तेरे वो बाप कर्जा कैसे चुकाता है। रॉकी गुस्से में जानवी की तरफ बढ़ता है। रॉकी दूर रह मुझसे, पास मत आ मेरे। पास वाले होटल में ही आर्यन वेटर का काम करता था। उसकी छुट्टी हो गई थी और वो होटल के बाहर खड़ा था। वो जल्दी से जानवी के पास आता है और रॉकी को गुस्से में धक्का दे देता है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? वो कह रही है ना, दूर रह उससे। ओए 2 कौड़ी के वेटर, तूने मुझे धक्का दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। रॉकी के 3-4 दोस्त वहां आ जाते हैं और आर्यन को पीटने लगते हैं, लेकिन आर्यन जैसे तैसे रॉकी और उसके दोस्तों को वहां से भगा देता है। आर्यन को चोट लग गई थी। जानवी उसके पास जाती है और उसे साइड में एक बेंच पर बिठाती है। अरे बाप रे, आपको तो बहुत गहरी चोट लग गई है। आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं एक लड़की को ऐसे सड़क पर परेशान होते हुए थोड़े देख सकता था। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग शायद आगे मेरा वेट कर रहे हो। क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? और वैसे भी रात बहुत हो गई है। हाँ बिल्कुल, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। आर्यन और जानवी दोनों साथ में चलने लगते हैं। वैसे वो लड़का आपको इस तरह क्यों परेशान कर रहा था? अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। मेरे पापा ने उसके बाप से कर्ज लिया था। अब पापा की तबीयत खराब रहती है, वो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, और वो लड़का उसी बात का फायदा उठाकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मुझे एक जॉब की जरूरत है ताकि मैं उसके पैसे मुंह पर मारकर उससे पीछा छुड़ा सकूं, पर कहीं ढंग का काम नहीं मिल रहा। आप पढ़ी लिखी हैं, मतलब कंप्यूटर वगैरह चला लेती होंगी? हाँ मैंने ग्रेजुएशन की है, मुझे कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं जिस होटल में वेटर हूँ ना, वहाँ रिसेप्शन पर बिली बनाने के लिए एक लड़की की जरूरत है। आप कल शाम को आ जाना, मैं मैनेजर से आपकी बात करवा दूंगा। बस काउंटर पर बैठकर कंप्यूटर में बिल बनाने हैं। सच्ची? यार आप सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अगले दिन जानवी को होटल में काम मिल जाता है। वो कंप्यूटर पर बिल बना रही थी, तभी आर्यन हाथ में ट्रे लिए हुए वहां से गुजरता है। तो मैडम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आर्यन। अगर तुम ना होते तो मैं पता नहीं क्या कर रही होती। अरे मैंने क्या किया, टैलेंट तुम्हारा है। अच्छा तुम ये बिल रेडी रखो, मैं टेबल नंबर 4 का ऑर्डर लेकर आता हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कभी जानवी आर्यन को काम करते हुए चुपके से देखती है, तो कभी आर्यन उसे देखकर स्माइल करता है। ऐसी रात हो जाती है, होटल बंद हो रहा था। जानवी और आर्यन टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। यार आर्यन सीरियसली बोल रही हूँ, तुम बहुत अलग हो। मतलब मेरे सींग निकले हैं क्या? अरे नहीं बुद्धू, मेरा मतलब है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा डिसेंट लड़का नहीं देखा। तुम सच में बहुत केयरिंग हो, काम की रिस्पेक्ट करते हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है। ऐसा कुछ नहीं है जानवी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां रॉकी आ जाता है। अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पे, तो अब तू इस 2 कौड़ी के वेटर से शादी करने का प्लान बना रही है, मुझे छोड़कर इस सड़क छाप के साथ कॉफी पी जा रही है। 2 रेड वेटर। जानवी मैंने कहा था ना, या तो कर्जा चुका या मुझसे शादी कर, चल मेरे साथ। रॉकी जानवी को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वो रॉकी को पीटना शुरू कर देता है। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर उसके आसपास भी दिखा ना तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। अब निकल यहाँ से। रॉकी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। थैंक यू आर्यन, सच में तुमने आज मुझे बचा लिया, मैं बहुत डर गई थी। रिलैक्स जानवी, मैं हूं ना। अगले दिन सुबह का समय था। जानवी अपने घर पर अपने पिता को रॉकी के बारे में बता रही थी। हे भगवान, वो लड़का तो पागल हो गया है जानवी। वो सच में तुझसे जबरदस्ती शादी करके मानेगा। उसका बाप मुझे रोज धमकियां दे रहा है।
हम क्या करें बेटी, एक ही रास्ता है, तू किसी और से शादी कर ले। तू यहाँ से बहुत दूर चली जा ताकि वो तेरा पीछा न कर पाए। रही बात इस कर्जे की, तो मैं जैसे तैसे उसका कर्जा चुका दूंगा। पापा आप प्लीज रोना बंद कीजिए, आप सही कह रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए और लड़का मैंने ढूंढ लिया है। क्या इतनी जल्दी? कौन है वो? पापा वो उसी होटल में काम करता है जहाँ मेरी जॉब लगी है, उसी ने मुझे कल उस जानवर से बचाया था। देखिए पापा, मैं जानती हूँ वो एक वेटर है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है, वो बहुत केयरिंग है, मेरी रिस्पेक्ट करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी, अगर लड़का सच्चा है और तेरी इज्जत करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, तू बस खुश रहना मेरी बच्ची। कुछ दिनों बाद जानवी आर्यन से शादी कर लेती है। शादी के बाद आर्यन जानवी को लेकर अपने घर आता है। जानवी और आर्यन घर के बाहर खड़े हुए थे। जानवी देखो, मैंने तुम्हें अभी तक अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना जान लो कि अंदर का नजारा देखकर तुम शायद बहुत हैरान हो जाओगी, पर यही मेरा सच है। आर्यन घर चाहे जैसा भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगी। आर्यन जानवी को घर के अंदर ले जाता है। घर की हालत देखकर जानवी हैरान रह जाती है। पूरे घर में सामान फैला हुआ था और पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। घर में बिल्कुल खाली जगह नहीं थी। आजा बहू, अंदर आजा, यही है तेरा ससुराल। वेलकम टू होम जानवी, यही है हमारा आशियाना। जानवी देख, यही हमारा बेडरूम है, यही हमारा किचन है और यही हम सोते हैं और यही हमारा हॉल भी है। सब कुछ यही एक कमरा है, हम सब इसी एक डिब्बे में रहते हैं। अब तुझे भी हमारे साथ इसी कमरे में एडजस्ट करना पड़ेगा। एक कमरा? आप सब इसी में रहते हो? पर कैसे? जानवी बहुत हैरान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जानवी को होश आता है। पूरा परिवार उसके पास ही खड़ा हुआ था। अरे ये क्या, आप लोग सच में एक ही कमरे में कैसे रह रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब क्या आप लोग इतने गरीब हो क्या? हाँ जानवी, हम गरीब हैं। मैं क्या करूं, मैं जो वेटर का काम करता हूँ ना, उसमें बस घर का राशन और खर्चे ही निकल पाते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। हम बस इसी घर में किसी तरह एडजस्ट करते हैं। क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। हमारे पास बस यही है, पर शायद आगे चलकर मेरी किस्मत बदल जाए। शायद हमारा भी कोई बड़ा अच्छा घर हो। ठीक है आर्यन, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। रात हो जाती है। पूरा परिवार सो चुका था। जानवी को कम जगह में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके सोने के लिए कम जगह थी। हे भगवान, यहाँ मुझे घुटन हो रही है। तभी आर्यन जानवी के पास आकर बैठ जाता है। जानवी, नींद नहीं आ रही है क्या? देखो, मुझे पता है तुम परेशान हो। तुम मुझसे सच बोलना, झूठ मत बोलना। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई ना? हाँ आर्यन, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो ना कितनी छोटी सी जगह है, तुम लोग इसमें कैसे मैनेज कर लेते हो यार? क्या करें यार, गरीब लोग हैं ना, हमें तो सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। अगर तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर लोगी तो अच्छा रहेगा। पर तुम टेंशन मत लो, एक दिन देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। अगली सुबह कोने में बनी किचन में खाना बना रही थी। उसे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? घर है या माचिस की डिब्बी? ऊपर से वॉशरूम के एकदम बगल में किचन। सीरियसली मुझे तो वॉमिट आ रही है। और सुबह नहाने के लिए बाथरूम के बाहर लाइन लगी थी, मुझसे तो ठीक से नहाया भी नहीं गया। पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं इस एक कमरे में। दोपहर का समय हो जाता है। वसुधा, शालिनी और जानवी बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। देख बेटा, घर छोटा है पर तू मैनेज कर लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां से सुनीता और सीमा गुजरती हैं। लो भाई, आ गई इनकी नई बहू। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मैनेज कैसे करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग ना अब अपनी छत पर झूला टांगेंगे और ये बेचारी नई बहू उसी पर झूलते झूलते सोएगी। अरे उसी में खाना, उसी में नहाना। छी छी छी, कितने गिरे हुए और गरीब लोग हैं ये। आंटी आप लोग, अरे कंट्रोल जानवी, कंट्रोल। इन मोहल्ले की आंटियों के मुंह मत लग, इन्हें इग्नोर कर। हाँ बहू, छोड़ दे, हम गरीब है तो लोग तो बोलेंगे ही। जानवी चुप हो जाती है। रात हो जाती है। जानवी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाती है। मैं नहीं रह सकती यहाँ। मैं अपने मायके में पूरे बेड पर अकेले सोती थी और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर आ गई हूँ। सब एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। ऐसा करती हूँ, मैं सुबह उठकर वापस अपने घर चली जाती हूँ। भाड़ में जाए ऐसी शादी। पर अगर मैं घर गई तो वो लीचड़ रॉकी मुझे फिर से टॉर्चर करेगा। और आर्यन का क्या? ये घर चाहे जितना भी छोटा हो, पर आर्यन तो अच्छा है ना। वो मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, बार बार पूछता है कि तुम ठीक तो हो नहीं यार। मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा।
जानवी ये बोलकर अंदर चली जाती है। अगले दिन आर्यन और जानवी मार्केट गए हुए थे, तभी उन्हें रास्ते में रॉकी मिल जाता है। वाह क्या सीन है, तो मैडम ने इस 2 कौड़ी के गरीब वेटर से शादी कर ली। अरे तू पागल हो गई है क्या जानवी? देख अपने आप को, कितनी सुंदर है तू। और इस भिखारी ने तुझे कहाँ रखा है? उस छोटे से डिब्बे जैसे एक कमरे में। अरे अगर तुम मुझसे शादी करती ना तो मैं तुझे फॉरेन घुमाता, मेरे साथ तू रानी बनकर रहती, और इसके साथ तू एक नौकरानी वाली लाइफ जी रही है। शट अप रॉकी, अब तेरा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है तो अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मुझसे दूर रह। तेरा ये ड्रामा मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रॉकी गुस्से में वहां से चला जाता है। जानवी, क्या वो सही कह रहा था? क्या तुम भी यही सोचती हो कि तुमने मुझसे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद कर ली? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम आज भी जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इस गरीबी और एक कमरे में घुट घुट कर जियो। तुम पागल हो क्या आर्यन? मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई प्यार नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारे कमरों वाला, मान लो 151 कमरों का घर भी होता ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। और अब मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। बल्कि अब मैं तुम्हारे इस एक कमरे के घर को ना एकदम मस्त बना दूंगी, तुम बस देखते जाओ। अब कैसे करोगी तुम ये? उन ताने मारने वाली आंटियों ने ना मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दे दिया है सोने का। देखना, अब मैं इस घर में इतनी स्पेस बना दूंगी कि तुम लोग हैरान रह जाओगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं मेरी बीवी का क्या मैजिक करती है। दोपहर का समय हो जाता है। जानवी घर आती है और सारा फालतू सामान घर से हटाती है और फिर कबाड़ से कुछ प्लाई लेकर आती है। अरे जानवी, ये क्या कर रही है तू? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मैंने भी ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, वो तो पापा डिप्रेशन में चले गए और कर्जा हो गया तो बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर आज मेरी वो अधूरी डिग्री काम आएगी। जानवी उस प्लाई से एक फोल्डिंग वाला पलंग बनाती है, जिसे वो मजबूत रस्सियों और हुक के सहारे छत से एक झूले की तरह टांग देती है। पलंग तक जाने के लिए वो छोटी छोटी सीढ़ियां भी बना देती है। अरे वाह बहू, तूने तो बिल्कुल उन औरतों की भविष्यवाणी सच कर दी। तो वो कह रही थी ना कि हम बहू को छत पर झूला बांध के सुलाएंगे। अब हम लोग इस सीढ़ी से चढ़ेंगे और ऊपर आराम से झूलते झूलते सोएंगे। और सबसे बड़ी बात, नीचे देखिए कितना सारा खाली स्पेस मिल गया है हमें। जानवी बची हुई प्लाई से एक बढ़िया किचन तैयार करती है, जिससे एक सेपरेट बन जाता है। वॉशरूम के पर्दे की जगह वो प्लाई लगा देती है और वो जगह खाली हुई थी जहां वो एक फोल्डिंग सोफा बना देती है, जिसके नीचे ड्रॉर भी बना दिया था। अरे वाह बहू, तूने तो झट से ही इस छोटे से कमरे का पूरा नजारा ही बदल दिया। अब तो कपड़े और सामान रखने के लिए भी कितनी जगह हो गई है। ओह माय गॉड जानवी, तूने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा, टैलेंट तो है तुझ में। रात का समय हो जाता है। जानवी सोफे पर बैठी हुई थी, तभी आर्यन उसके पास आकर बैठ जाता है। मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें लग रहा था ना कि आज तुम्हारा बर्थडे है और हम सब भूल गए हैं। मैं अपनी जान का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? आर्यन अपनी जेब से एक बहुत ही सुंदर और चमकता हुआ लॉकेट निकालता है और जानवी को पहना देता है। तभी वसुधा, आलोक जी, शालिनी और अवनी एक छोटा सा केक लेकर वहां आ जाते हैं। वाह आर्यन, ये लॉकेट तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है ना। तुमने इसके लिए कितने पैसे खर्च किए? अरे नहीं नहीं, ये महंगा कहाँ है, ये तो मैंने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर तुम्हारे लिए लिया है। अब अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तुम सच में बहुत अच्छे हो आर्यन, और आप सब भी सच में बहुत अच्छे हैं। कुछ समय बीत जाता है। सभी घर वाले सो चुके हैं, लेकिन जानवी अभी तक नहीं सोई थी। यार, मैंने इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाकर घर तो सेट कर दिया, लेकिन है तो ये अभी भी एक ही कमरा। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करूं, प्यार से बात करूं, लेट नाइट उसके साथ कोई रोमांटिक मूवी देखूं। पर यहाँ तो मैं उससे गले भी नहीं मिल सकती। सबके सामने कैसे करूं उससे प्यार भरी बातें। उफ, ये लोग भी ना ऐसे ही हैं, पता नहीं कैसे अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिना प्राइवेसी के निकाल देते हैं। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रात को अचानक जानवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अरे आर्यन, देख इसे कितना तेज बुखार है। भाभी आप टेंशन मत लो, अभी बुखार उतर जाएगा, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। मम्मी ये लो दवाई, मैं जानवी के लिए सिरप भी ले आया हूँ। जानवी उठो, ये दवाई पी लो प्लीज। मैं भी कितनी पागल थी जो इन लोगों को मन ही मन उल्टा सीधा बोल रही थी। घर चाहे जितना भी छोटा हो, पर इन लोगों का दिल तो एकदम बड़ा है, बहुत बड़ा।
अब घर जो भी हो जैसा भी हो मैं यहीं पर खुश रहूंगी। मुझे अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। कुछ दिनों बाद रात का समय था। जानवी सो रही थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अरे यहाँ कोई है क्यों नहीं? सब लोग कहाँ गए? जानवी इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। सभी घर वाले गायब थे। रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग इतनी रात को कहाँ गए हैं? जानवी घर के बाहर आती है, बाहर भी कोई नहीं था। हे भगवान, ये आर्यन और सब लोग कहाँ चले गए? जानवी घर वालों को इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो वापस अंदर आ जाती है। अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है। सभी घर वाले अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। ये क्या? अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा सब लोग चले गए हैं। ये लोग तो वापस आ गए या फिर ये यहीं थे? मुझे क्या हो रहा है यार? मैं पागल हो रही हूँ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवी परेशान होकर सो जाती है। अगली सुबह सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। एक बात पूछूं, कल रात को 2 बजे के टाइम पर आप सब लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बेटा? हम तो आराम से सो रहे थे। पापा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद देखा, कमरा पूरा खाली था। मैं बाहर ढूंढने गई और जब वापस आई तो आप सब अचानक से वापस आ गए थे। ये कैसे हुआ? अरे जानवी, कोई सपना देखा होगा। हम सब तो अपनी जगह पर ही सो रहे थे और हम तो रात में उठे नहीं थे। हाँ बहू, तुझे ना पक्का कोई इल्यूजन हुआ होगा। बेचारी को अभी भी कमजोरी है ना बुखार की वजह से, इसीलिए। अच्छा, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मुझे ही कोई वहम हुआ होगा। अगले दिन जानवी जंग लगी अलमारी को देखती है। इस अलमारी के नीचे तो बिल्कुल भी धूल नहीं है और फर्श पर ये निशान कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे इस अलमारी को रोज आगे पीछे खिसकाया जाता हो, लेकिन क्यों? जानवी अलमारी को जोर लगाकर खिसकाने की कोशिश करती है। इसे थोड़ा साइड में ही कर देती हूँ। वैसे भी ये पुरानी अलमारी बहुत स्पेस खा रही है। जानवी जैसे ही अलमारी को थोड़ा सा हिलाती है तभी पूरा परिवार वहां आ जाता है। स्टॉप इट जानवी, ये क्या कर रही है तू? अरे भाभी, मैं तो बस इसे थोड़ा खिसका रही थी। अरे बहू, ये हमारे परदादा के जमाने की एंटीक अलमारी है। बहुत कमजोर हो चुकी है। इसके जॉइंट्स ढीले हैं। तू खिसकाएगी तो ये टूट जाएगी। हाँ बेटा, इसे अपनी जगह पर ही रहने दो। अजीब लोग हैं यार। मैं बस 1 इंच खिसका रही थी और सब ऐसे घबरा गए जैसे इस जंग लगी अलमारी के पीछे कोई खजाना छुपा हो। रात हो जाती है, सभी सो रहे थे। तभी जानवी पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि शालिनी, राजीव और अवनी अपनी जगह पर नहीं है। अरे, ये तीनों कहाँ गए इतनी रात को? जानवी वसुधा के पास जाती है। माँ जी उठिए, भाभी भैया और अपनी कहाँ है? वो लोग घर में नहीं है। अरे वो शालिनी के पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था तो राजीव और अवनी उसे पास वाले क्लिनिक लेकर गए हैं। वो क्लिनिक रात को भी खुला रहता है। अब तू जाके सो जा। जानवी अपनी जगह पर जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि अवनी, राजीव और शालिनी वापस आ गए थे। दरवाजा तो खुला ही नहीं है, फिर ये लोग अंदर कैसे आए? कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है इस घर में। अगली रात जानवी सो रही थी। अचानक उसे एक डरावना सपना आता है और वो उठ जाती है। उफ, ये कैसा अजीब सपना था। तभी जानवी को उस अलमारी वाली दीवार के ठीक पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये भगवान, ये कैसी भयानक आवाजें आ रही हैं इस दीवार के पीछे से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जानवी भी डरकर सो जाती है। अगले दिन वो सब कुछ बताती है। कल रात मुझे उस अलमारी के पीछे वाली दीवार से बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी। जानवी, तुझे पता नहीं है क्या, इस घर के ठीक पीछे सालों पहले एक बहुत पुराना और श्रापित कब्रिस्तान हुआ करता था। वो भूत प्रेतों की आवाजें थी। तू रात को उठकर दीवार पर कान मत लगाया कर, वरना कोई चुड़ैल तेरा कान पकड़कर तुझे दीवार के उस पार खींच लेगी। मुझे पता है कोई भूत वूत नहीं है। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वो आवाज टीवी की थी, मुझे पक्का यकीन है। दोपहर हो जाती है। आर्यन अकेला बैठा हुआ था। तभी जानवी उसके पास आती है। आर्यन, सच सच बताओ, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? ये रात को लोगों का गायब होना, ये दीवारों से आवाजें आना, ये सब क्या है? अरे नहीं यार जानवी, हम क्या छुपाएंगे तुमसे? हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। अब सीधा राज खुलेगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगी। मैंने भी सीआईडी के कई एपिसोड देखे हैं। मुझे पता है कि कैसे राज को खोला जाता है। अब तो ये राज खुल के ही रहेगी। कुछ दिनों बाद रात का समय था। जानवी सो रही थी। तभी वो उठती है और देखती है कि इस बार कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं है। पूरा परिवार गायब है। मुझे पता था ये लोग आज फिर गायब होंगे और दरवाजा भी अंदर से लॉक है। मतलब ये लोग बाहर नहीं गए हैं। जानवी अपना मोबाइल निकालती है। थैंक गॉड, मैंने अपनी सहेली से ये कैमरा ले लिया था। मैंने कैमरे को ठीक दरवाजे के ऊपर लगाया था। अब देखते हैं इन लोगों का सीक्रेट।
जानवी अपने फोन में कुछ घंटे पहले की रिकॉर्डिंग प्ले करती है। रिकॉर्डिंग में वो देखती है कि रात के 1 बजे पूरा परिवार उठता है। आलोक जी और राजीव मिलकर उस जंग लगी अलमारी को साइड में खिसकाते हैं और अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। पूरा परिवार उसी दरवाजे के अंदर चला जाता है। ओ माय गॉड, तो ये है इन लोगों का असली राज। ये लोग अंदर गए और इन्होंने अंदर से ही अलमारी को खिसका दिया, जिससे दरवाजा बाहर से दिखे नहीं। आखिरकार उस दरवाजे के पीछे क्या है? जानवी भी जल्दी उस अलमारी को खिसकाती है और दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। जानवी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अंदर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था जिसमें कई सारे कमरे बने थे। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा घर यहाँ कैसे आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जानवी आगे बढ़ती है। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड लगा था जिस पर फ्लोर और कमरों की लिस्ट शो हो रही थी। 148, 149, 150, 151। इस घर में टोटल 151 कमरे हैं। मुझे तो पता था कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा 151 कमरों का महल, और मुझे उस एक कमरे के घुटन भरे डब्बे में सड़ा रहे थे। रुको, आज तो मैं इन सब की क्लास लेती हूँ। जानवी ऊपर जाती है और कमरों में झांकने लगती है। ओह माय गॉड, ये कमरा देखो, इसमें तो एसी चल रहा है। एक कमरे में जेठानी शालिनी सो रही थी तो दूसरे कमरे में अपनी कान में हेडफोन लगाकर सो रही थी। रूम 1 से लेकर 151, इस घर में 151 कमरे हैं। मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही, ये सब रियल है। मुझे तो पहले दिन से ही डाउट था कि ये लोग कुछ बड़ा छुपा रहे हैं, पर इतना बड़ा ये तो मैंने नहीं सोचा था। तभी जानवी को अपने परिवार वालों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप जाती है। अरे यार राजीव, जल्दी चलो, सुबह के 4 बजने वाले। अगर जानवी उठ गई तो बवाल हो जाएगा। हाँ जल्दी चलो। तभी जानवी सबके सामने आ जाती है। वाह क्या बात है, तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे। जानवी को देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब बताइए कि आप लोग क्या छुपा रहे हैं? ये सब क्या है? आप लोगों के पास इतना बड़ा आलीशान घर है, 151 कमरे हैं यहाँ इस पूरे घर में, और आप लोग मुझे उस एक कमरे के घुटन भरे डिब्बे में सड़ा रहे थे। मैं वहाँ सांस तक नहीं ले पा रही थी। क्या मजाक चल रहा है ये सब? जानवी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताने वाला ही था। अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है ना, मैं तुम्हें वहीं ये सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम्हें पहले पता चल गया। आर्यन ठीक कह रहा है बेटा। अब जब तूने सब देख ही लिया है और तू हमारे परिवार का हिस्सा है तो तुझे सच जानने का पूरा हक है। बेटा, हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। हम ऑटोमेटिक मशीन बनाते थे, दिन रात 24-24 घंटे बिना सोए, और मेरे बेटों ने मेहनत करके उस कंपनी को टॉप पर पहुंचाया था। हम पार्टनरशिप में थे, पर हमारे उस धोखेबाज पार्टनर और हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ बहुत गंदा खेल खेला जानवी। उन्होंने एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे फेक सिग्नेचर्स बनाए, कुछ डीप फेक वीडियो बनाए और हम पर फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने पूरे मार्केट में हमें बदनाम कर दिया बेटा। सरकार और बैंक ने हमारी वो सारी दौलत जो हमने अपना खून पसीना बहाकर कमाई थी उसे जब्त करने वाले थे। अब तू ही बता बेटा, क्या हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही जाने देते क्या? नहीं ना। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया। हमने अपने ही घर और ऑफिस में एक नकली चोरी करवाई। हमने मीडिया और सरकार को ऐसा दिखाया कि फ्रॉड के पैसे के साथ साथ हमारी सारी दौलत कोई चुरा कर ले गया। हम बर्बाद हो गए। फिर जो पैसा हमने सीक्रेटली बचाया था, उससे हमने शहर के बाहर इस सुनसान जमीन पर ये 151 कमरों का बड़ा घर बनवाया, और दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए हमने एक कमरे में रहने का नाटक किया। आज हमारे दुश्मन वो हमारे मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है हम भिखारी हैं, पर किसी को नहीं पता कि हम इस एक कमरे के पीछे क्या लाइफ जी रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई ये घर है बेटा। अब अगर तुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, इलीगल किया है, तो तुझे जो करना है वो कर ले। हम तुझे रोकेंगे नहीं। अगर तुझे पुलिस को बुलाना है तो बुला ले। पापा जी, मैं पुलिस को क्यों बुलाऊंगी? आप लोगों ने एकदम सही किया। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी पक्का यही करती। मतलब मैं सच में अमीर हूँ। मेरा ससुराल अमीर है यार। आर्यन, मैं अभी अभी आई, मुझे सारे कमरे देखने हैं। जानवी पूरे घर में घूमती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद की रात का समय था। जानवी बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ सारा परिवार बैठा हुआ था। क्या बात है जानवी, तू तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। दुनिया मुझे ताने मारती थी कि जानवी का ससुराल तो बस एक कमरे का है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरा बाहर से एक कमरे का ससुराल अंदर से 151 कमरों वाला निकला। पर याद रखना बहू, बाहर हमें अभी भी उस एक कमरे में
गरीब बनने का नाटक ही करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे माँ जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक्टिंग करने में तो मैं उस्ताद हूँ। बाहर गरीब और अंदर इस 151 कमरों की रानी। माय गॉड, मैं तो पूरे कमरों में अभी तक घूम भी नहीं पाई हूँ, इतना मजा आ रहा है ना। 1 महीने बाद आर्यन और जानवी की एनिवर्सरी का दिन था। आर्यन जानवी के कमरे में आता है और उसे एक पैसों से भरा बैग देता है। हैप्पी एनिवर्सरी जान, ये लो, इसमें कैश है, अब जाओ जाकर अपने पापा का सारा कर्जा चुका दो। जानवी पैसे लेकर दीपक के पास पहुंचती है और उसे उसका सारा कर्ज लौटा देती है और जानवी खुश होकर अपने घर आती है। घर में पार्टी चल रही थी। जानवी अच्छे से तैयार होकर जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर आर्यन और जानवी की एनिवर्सरी पार्टी मनाते हैं। सच में आर्यन, मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि मेरा वो एक कमरे वाला ससुराल इतना आलीशान है। पर याद है ना, कल सुबह 6 बजते ही हमें वापस उस एक कमरे में जाना है और सबके सामने बेचारा बनना है। ये ड्रामा हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्यन, उस एक कमरे में भी मैं तुम्हारे साथ खुश थी और इस 151 कमरों के घर में तो मजा ही आ रहा है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। सच में जानवी, तुमने तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो दोस्तों बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमें कमेंट करें।